स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सामूहिक संघर्ष या सामाजिक संघर्ष। तो स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास। बट उससे भी पहले हम यह जानें कि संघर्ष क्या होता है। सामूहिक संघर्ष या सामाजिक संघर्ष की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम यह देखें कि संघर्ष क्या होता है। आप सभी के जीवन में कभी ना कभी संघर्ष की स्थिति रही होगी। वह संघर्ष अपने मित्रों के साथ रहा होगा या अपने परिवारजनों के साथ। लेकिन संघर्ष से भी पहले की एक स्थिति होती है जिसे हम तनाव कहते हैं। सबसे पहले हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, और जब वह तनाव की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है या तनाव अत्यधिक हो जाता है तो वह संघर्ष के रूप में प्रदर्शित होता है। जैसे अगर आपको अपने फ्रेंड की कोई बात बुरी लग जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से आपको अपने फ्रेंड के कारण कोई हानि उठानी पड़ जाए, तो क्या होता है इससे कि हम एक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। हमारे अंदर एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या जिसे हम कह सकते हैं आम भाषा में कि एक मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम अपने फ्रेंड को इग्नोर करने लगते हैं, उससे बात करने से कतराते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यदि हमारा नुकसान बहुत ही अधिक हो या जो तनाव है वह बहुत ही अधिक हो तो वहाँ पर संघर्ष की स्थिति देखी जाती है। फिर हम अपने फ्रेंड से बात तो करते हैं या अपने रिलेटिव से बात तो करते हैं, लेकिन वह बात होता है एक आक्रामक वार्तालाप होती है। या कह सकते हैं कि कई बार बॉयज़ की अगर बात करें तो उनमें तो फ्रेंड्स में हाथापाई की स्थिति भी बन जाती है। वह एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगते हैं, और यह केवल दोस्तों में ही नहीं होता है, यह समूह में, समाज में या पड़ोसियों में भी कई बार आपने होते देखा होगा कि पहले तो तनाव होता है, फिर बाद में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अब समझ में आ गया होगा कि तनाव क्या है और संघर्ष क्या होता है। अब आते हैं हम अपने नोट्स पे। तो यहाँ पर जीसर्व ने 1968 में बताया कि व्यक्तियों या समूहों में तनाव पहले उत्पन्न होता है और बाद में इससे संघर्ष की उत्पत्ति होती है। इस तरह से संघर्ष तनाव का परिणाम हुआ, जैसा कि अभी हमने पहले ही यहाँ पर डिस्कस किया है इसे। मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को एक बेचैनी, रेस्टलेसनेस या चिंता की अवस्था माना है, जबकि संघर्ष एक तरह की आक्रामकता या अटैक की अवस्था होती है, जो शाब्दिक या शारीरिक दोनों हो सकती है। जब तक आप शब्दों से लड़ रहे हैं, शब्दों से आक्रामकता दिखा रहे हैं, तब तक तो हम उसे कहते हैं शाब्दिक। जैसे कई बार लोग गालियों का उपयोग करते हैं अपने संघर्ष को प्रदर्शित करने के लिए, तो यह है एक प्रकार का शाब्दिक संघर्ष। लेकिन कई बार यह शाब्दिक संघर्ष देखते ही देखते शारीरिक संघर्ष में बदल जाता है और फिर उठ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर हाथ। अतः इससे यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो तनाव है वह व्यक्ति की एक आत्मनिष्ठ अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि तनाव की स्थिति में व्यक्ति अंदर ही अंदर टेंशन लिए रहता है, बाहर एक्सप्रेस नहीं करता है उसको। लेकिन संघर्ष में क्या होता है? संघर्ष में उसकी आक्रामकता शाब्दिक या शारीरिक रूप में बाहर प्रदर्शित होने लगती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब व्यक्तियों का दो समूह खुलेआम एक दूसरे को गाली देते हुए या शारीरिक रूप से आक्रमण करते हुए देखे जाते हैं तो इसे संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। परंतु यदि दो समूह के सदस्य मन ही मन एक दूसरे के व्यवहार से चिंतित एवं बेचैन रहते हैं तो यह तनाव का उदाहरण होता है। इसको अगर हम देखें तो हम यह कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनमें तनाव अधिक होता है। वो
अपने पड़ोसी या अपने साथ की महिलाओं से तनाव रखती हैं, जबकि पुरुष क्या होते हैं, वे तनाव ज़्यादा देर तक रख नहीं पाते और इसके बाद क्या होता है कि उनका जो संघर्ष है वह शारीरिक या शाब्दिक रूप में बाहर आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक संघर्ष या सामूहिक संघर्ष के अर्थ और उसके स्वरूप के बारे में। यहाँ पर समाज मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों तथा मानव शास्त्रियों ने सामाजिक संघर्ष या सामूहिक संघर्ष के अध्ययन पर काफ़ी बल डाला और इसमें बताया है इन्होंने कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों के दो या दो से अधिक समूहों के बीच इस तरह की अंतःक्रिया या इंटरेक्शन होता है जिसमें किसी न किसी ढंग से एक दूसरे का विरोध करते हैं, जिसमें लोग किसी न किसी ढंग से एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो इसे सामूहिक संघर्ष या सामाजिक संघर्ष कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर संघर्ष होते रहे हैं और वह संघर्ष कई बार शाब्दिक तथा कई बार शारीरिक रूप में भी प्रदर्शित हुए हैं। खासकर चुनाव के टाइम पर ये चीज़ें अधिक देखी जाती हैं कि दो पार्टियों के बीच में संघर्ष हुआ, या आप इसको एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जब सीमा पे आपने न्यूज़ देखा होगा तो न्यूज़ में कई बार न्यूज़ चैनल में बताया जाता है कि सीमा पर तनाव बढ़ा। तनाव का मतलब है कि बातचीत बंद हो गई और एक दूसरे के प्रति खींचातानी स्टार्ट हो गई। लेकिन कई बार न्यूज़ में बताते हैं सीमा पर हुआ संघर्ष, 2 जवान शहीद हुए। तो ये क्या हुआ? संघर्ष का मतलब है कि वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर शारीरिक रूप से आक्रामकता दिखाई गई। इधर से गोली चली, उधर से गोली चली, 4 आतंकवादी मरे, पता चला 1 जवान भी शहीद हो गया। तो इसको संघर्ष का नाम दिया जाता है। यहाँ पर अब वेबर की परिभाषा को हम देखते हैं। वेबर ने बताया कि सामूहिक संघर्ष एक सामाजिक संबंध होता है जहाँ व्यक्ति, इसको सही कर लेंगे, जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जानबूझकर अन्य पार्टी या पार्टियों के प्रतिरोध के प्रतिकूल अनुक्रिया करता है। क्या बताया जा रहा है? जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, सेम चीज़ यहाँ पर भी बताई जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संघर्ष होता है वह व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है और वह किसी पार्टी के विरुद्ध, या वो पार्टी का मतलब है किसी व्यक्ति या पार्टियों यानी व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध अनुक्रिया करता है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर संघर्ष की कुछ विशेषताएं या कुछ इससे संबंधित तथ्य निकल कर आ रहे हैं जिनको हम यहाँ पर देखते हैं। पहला है, समूह संघर्ष में सामाजिक सत्ता सम्मिलित होती है। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व सोशल पावर। किसी तरह के सामाजिक संघर्ष में सामाजिक सत्ता सम्मिलित होती है। इस तरह की सत्ता का प्रयोग करके प्रत्येक समूह अपना अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। जब भी आपने देखा होगा संघर्ष हुआ है, चाहे वह जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे 2 पार्टियों के नाम पर हो, राजनीतिक पार्टियों के नाम पर हो, तो वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे सोशल पावर मौजूद होते हैं जो पीछे से उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई भी संघर्ष की स्थिति में भाग नहीं लेता है। दूसरा है यहाँ पर, समूह संघर्ष में असंगति या असमंजस्य होता है। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व इनकॉम्पेबिलिटी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामूहिक संघर्ष एक ऐसा संघर्ष होता है जिसमें सभी लोगों को वह चीज या वस्तु नहीं मिल पाती है जिसकी उन्हें चाह होती है। कुछ लोग तो अपनी चाह पूरा करने में सफल हो जाते हैं और कुछ लोगों की चाह मात्र चाह ही बन के रह जाती है। आपने अक्सर देखा होगा टीवी में जब मैच होते हैं, जब क्रिकेट मैच हो रहे होते हैं, तो चाहे वो इंडिया
पाकिस्तान का मैच हो या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, तो कई बार वहाँ पर तनाव और संघर्ष की स्थिति भी देखी गई है। और यह क्यों होती है? क्योंकि जब एक टीम को लगता है कि अब तो मैच उसके हाथ से निकलता जा रहा है और अब तो जो उसकी चाह है मात्र चाह बनकर रह जाएगी, मात्र एक इच्छा बनकर ही रह जाएगी, तो वह सामने वाली पार्टी को उकसाने के लिए, उनसे गलतियां करवाने के लिए कुछ ऐसे आक्रामक शब्दों का या आक्रामक व्यवहारों का प्रयोग करता है, जिससे वहां पर एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, समूह संघर्ष अवश्यंभावी होता है। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल। अधिकतर सामाजिक परिस्थितियां इस ढंग की होती हैं कि उनमें सभी व्यक्तियों की रुचियां या उनके विचार शायद ही बिल्कुल ही एक समान होते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एक टीम है, एक टीम को ले लें, तो टीम में सभी जितने भी सदस्य रहते हैं उन सबके जो विचार होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। यह एक हम राजनीतिक पार्टी को ही ले लें तो उस राजनीतिक पार्टी में भी सभी के विचार एक समान नहीं होते हैं। उसमें कुछ लोगों के विचार दूसरों से भिन्न होते हैं, लेकिन चाहते क्या है सब लोग कि हमारे ही विचारों को माना जाए, हमारे ही विचारों को सभी लोग अपनाएं, और इस चाह के द्वारा वहाँ पर वह अपने विचारों को थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे एक सामूहिक या सामाजिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करते हैं सामूहिक संघर्ष या सामाजिक संघर्ष के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और सोशल कॉन्फ्लिक्ट। समाजशास्त्रियों तथा समाज मनोवैज्ञानिकों ने सामूहिक संघर्ष के 3 प्रकार बताए: प्रत्यक्ष संघर्ष, ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट, वस्तुनिष्ठ संघर्ष, ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, और थर्ड है आत्मनिष्ठ संबंध या सब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष संघर्ष या ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट या प्रत्यक्ष संघर्ष, यानी जो संघर्ष है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष संघर्ष वह संघर्ष होता है जो बिल्कुल ही खुला एवं स्पष्ट होता है। इनमें दोनों ही समूह या पार्टियों में जो कंपटीशन होता है वह तीखा एवं प्रत्यक्ष होता है। जैसे मजदूर एवं मालिकों के बीच, मजदूर एवं मालिकों के बीच में जो संघर्ष होता है वह एकदम प्रत्यक्ष रूप से होता है, या दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो संघर्ष होता है वह भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, या सीमा पर अगर कोई विवाद हो रहा है तो वह भी एक प्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है। दूसरा है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ संघर्ष, ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। वस्तुनिष्ठ संघर्ष से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति से होता है जहाँ कुछ लोगों को लाभ होता है तथा कुछ लोगों को हानि होती है, और इस स्थिति में वहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होना काफ़ी स्वाभाविक है। जैसे सरकार द्वारा सामाजिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों से जनता को समान लाभ होना चाहिए। सरकार जो भी योजनाएं लागू कर रही है, कई बार वो योजनाएं तो लागू कर रही है गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों की बजाय फ़ायदा हो रहा है अमीरों को या जो बिचौलिए हैं उनको। तो इसका नतीजा यह होता है कि एक सामाजिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम वस्तुनिष्ठ संघर्ष कहते हैं। लास्ट है आत्मनिष्ठ संघर्ष या सब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। जब व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति की पहचान या प्रत्यक्षण करता है जिसे वह संघर्ष की स्थिति या संघर्ष की परिस्थिति कहता है, तो उसे आत्मनिष्ठ संघर्ष कहा जाता है।
इसका मतलब यहाँ पर ये काफ़ी कुछ तनाव से मिलता जुलता है कि आत्मनिष्ठ संघर्ष की बात की जा रही है कि अंदर ही अंदर एक संघर्ष चल रहा है। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके अनुसार देखें तो श्रमिक चाहते हैं कि वह जो मालिक हैं उन पर अधिक से अधिक बल डाल सके अपनी वेतन के लिए या अपने एक पोजीशन के लिए, और जो मालिक होते हैं वह यह चाहते हैं कि हम जो श्रमिक हैं उनको कम से कम लाभ प्रदान करें। दोनों ही लोग आपस में अपने तक इस बात को रखते हैं और अंदर ही अंदर एक संघर्ष चलता रहता है दोनों ही पक्ष में, लेकिन वह संघर्ष सामने नहीं आता है। इसीलिए इसे हम एक आत्मनिष्ठ संघर्ष का उदाहरण मानते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे भारतीय समाज में सामूहिक संघर्ष को उत्पन्न करने वाली समस्याओं के बारे में।